दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं करंट विद एमके के साथ में। वीडियो हमारा अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप लोग तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है। तो वीडियो शेयर भी किया करिए, और वीडियो देखिए या ना देखिए, ऑडियो फॉर्म में इसको लीड लगा लीजिए, जेब में डाल लीजिए, उसको सुनिए। या कोई वर्क कर रहे हैं तो साइड में इसको चला दीजिए, सुनिए। ठीक है। जानकारी कुछ ना कुछ दो चार कान पे पढ़ ही जाएगा आप लोग के। तो आज के वीडियो में हम आपको राष्ट्रीय टिप्पणियां बताएंगे। इसमें पहला है इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 28 जून 2021 को भारत के न्याय विभाग ने इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च किया, जिसका जो उद्देश्य था तो भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि ईओडीबी में सुधार करना था। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसी में, कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत न्याय विभाग भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के लिए इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पर सभी नीतिगत सुधारों के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। तो नोडल एजेंसी का मतलब क्या होता है? नीतिगत जो ढांचे होते हैं उस पे कार्य निर्वहन होता है, और उस पे जो कार्यों की विकास की जो बाधाएं होती हैं उनको सुनिश्चित ढंग से की करना जो है, तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? नोडल एजेंसी की। इसका जो जिम्मेदार लेता है, नोडल एजेंसी लेता है। कार्यवाहन इसका करता है नोडल एजेंसी। ठीक है। अगला पॉइंट इसी में, विदित हो कि यह पोर्टल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता में समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों में सभी वाणिज्यिक मामलों में अद्यतन जानकारी प्रदान करता है। ठीक है। अगला है पॉइंट एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस। तो इसके बारे में बताते हैं। 27 मई 2021 को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनडीएचएम की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान एक डिजिटल जो है स्वास्थ्य इंटरफेस शुरू करने की घोषणा की गई। इसके प्रमुख बिंदु आप देखिए। तो पहला है एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस यूएचआई भारत में डिजिटल स्वास्थ्य के लिए एक खुला और इंटर ऑपरेटेबल आईटी नेटवर्क है। यानी कि जो है ये एक खुला नेटवर्क है। इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उनको लिए यहाँ पे सारा पोर्टल मिलेंगे, और इनकी सारी जानकारी यहाँ मिलेंगी। ठीक है। तो यूएचआई की परिकल्पना देश में नवीन स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के कुशल उपयोग के साथ एक डिजिटल स्वास्थ्य तकनीक क्रांति लाने के लिए की गई है। यूएचआई निजी और सार्वजनिक ऐप्स को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा बनाने में सक्षम बनाएगा। इंटरफेस यह सुनिश्चित करेगा कि केवल सत्यापित स्वास्थ्य सेवा प्रदाता ही एनडीएचएम का हिस्सा है। ओके। अगला है पॉइंट खतरे में भाषाएं। तो खतरे में भाषाएं आपको बताते हैं। तो यूनेस्को एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर के नवीनतम संस्करण के अनुसार वर्ष 2017 तक भारत की लगभग 197 भाषाएं असुरक्षित, लुप्तप्राय या विलुप्त की कगार पर थीं। तो इसकी रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु आपको बताते हैं। इसमें है वर्ष 2017 तक भारत की 197 भाषाओं में से 5 विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट और 42 गंभीर संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, 7 गंभीर रूप से विलुप्तप्राय यानी सेवरली इंडेंजर्ड, और 62 निश्चित रूप से संकटग्रस्त यानी डिफिनेटली इंडेंजर्ड। ओके। और 81 संवेदनशील यानी कि वल्नरेबल। ये इतना याद रखिएगा। अगला है पॉइंट आधे से अधिक लुप्तप्राय भाषाएं जो हैं उनमें बोलने वालों की जो संख्या है वो 10,000 से कम है, इसलिए भारतीय जनगणना में दर्ज नहीं हो पाती हैं। और एक चीज़ है, ये जब बोलने वाले की जो भाषा है तो इसमें लोग कम हैं, इसलिए जो है इस पे सरकार भी ध्यान न देवे है। ठीक है। तो इसके लिए कोई रूपरेखा नहीं बन पाती है, इसको बढ़ाने के लिए कोई कार्य ना हो पाता है। ठीक है। इसलिए इसकी विलुप्ति का मेन कारण होता जा रहा है। इसके प्रमुख बिंदु जो है आपको बताते हैं। बिंदु नहीं, सॉरी। अगला है शिक्षा सूचकांक रैंकिंग। तो इसमें क्या है, शिक्षा मंत्रालय ने 2019-20 के लिए इंफॉर्मेशन ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया। इसमें प्रमुख शीर्ष राज्य हैं तो पंजाब है पहले नंबर पे। इसका जो ग्रेड है
तो 929 है 1000 पॉइंट में, ठीक है। और दूसरे पे चंडीगढ़ है, इसका 912 1000 में। अगला है तमिलनाडु, इसका है 906 1000 में। अगला है केरल, इसका स्कोर है 901 1000 में। पाँचवें नंबर पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसका स्कोर है 901। और नीचे के राज्य जो हैं वो आपको बताते हैं। इसमें है पहला लद्दाख, सबसे नीचे से, तो इसका स्कोर है 1000 में 545। दूसरे नंबर पे है नीचे से मेघालय, इसका है 649 1000 में। तीसरे नंबर पे नागालैंड है, इसका स्कोर है 667। अरुणाचल प्रदेश का है 698। छत्तीसगढ़ का स्कोर है 700। ये कितने में? 1000 में। यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूली शिक्षा पर 70 संकेतकों में उनके प्रदर्शन पर ग्रेड देने का एक उपकरण है, और इसे पहली बार 2019 में संदर्भ वर्ष 2017-18 के लिए, यानी कि उसके साथ ही जो प्रकाशित किया गया था, ठीक है। अगला है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नया नाम, तो ये भी देख लीजिए आप, ठीक है। तो जो 16 जुलाई है 2021 को कानून मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा, ठीक है, इसकी स्थापना के लिए न्याय विभाग द्वारा अधिसूचित एक आदेश के साथ ही कॉमन हाई कोर्ट नाम जो है, यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का नाम बदलकर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कर दिया गया। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको देख के बताते हैं, ठीक है। तो हाल ही में भारत का पहला सॉरी यह उच्च न्यायालय प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए है। इसकी स्थापना 26 मार्च 1928 को जम्मू और कश्मीर के महाराजा द्वारा जारी पेटेंट पत्र द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसमें स्वीकृत जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 17 है, जिनमें से 13 अस्थायी और 4 अस्थायी यानी अतिरिक्त रखे गए हैं। अब भारत का पहला खाद्यान्न एटीएम बताते हैं। ओके, तो ये हाल ही में भारत का पहला खाद्यान्न एटीएम हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया। उल्लेखनीय की है कि यह एटीएम मशीन 5 से 7 मिनट के अंदर 70 किलो तक जो है अनाज निकाल सकती है। अनाज में क्या होगा? गेहूं, चावल और बाजरा, जो कि 3 प्रकार के अनाज है हो गए। तो जो सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए इसको लाया गया है। अगला है पॉइंट, टॉपिक है गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हाल ही में गोवा सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि गिफ्ट की स्थापना की। उल्लेखनीय है कि यह नीति आयोग की तर्ज पर काम भी करेगा, जैसे नीति निर्माण, कार्यान्वयन, सरकार की सहायता, सलाह और मार्गदर्शन आदि। अगला पॉइंट है इसी में, विदित हो कि यह गोवा राज्य के विकास लक्ष्यों की निगरानी और विकास योजनाओं के मूल्यांकन में भी मदद करेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास लक्ष्यों यानी कि 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक पहुंचाने में गोवा सरकार की मदद करना है। अगला पॉइंट है मैरीटाइम इंडिया विजन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 मार्च 2021 को मैरीटाइम से इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 के उद्घाटन के दौरान मैरीटाइम इंडिया 2030 विजन जो रखा गया है जारी किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो समुद्री नौवहन क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हेतु केंद्र सरकार ने 10 साल का खाका मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 यानी कि 2030 तैयार किया है। अगला पॉइंट है ऑनलाइन फैंटेसी खेल उद्योग का विनियमन। तो रेगुलेशन ऑफ फैंटेसी स्पोर्ट इंडस्ट्री द्वारा हाल ही में भारत के थिंक टैंक ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, जिससे साफ इंगित होता है यानी कि साफ जाहिर होता है कि नीति आयोग ऑनलाइन फैंटेसी जो खेल हैं उद्योग के विनियमन के लिए स्वनियामकी संगठन यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन गठित करने की वकालत करेगा या किया है। गौरतलब है कि आयोग ने भारत में ऑनलाइन फैंटेसी खेल मंच को लेकर एक समान राष्ट्रीय जो स्तरीय नियमन है या जो नीति है उसके लिए निर्देश जो है और सिद्धांत
शीर्षक से जो है मसौदा तैयार किया है या रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ठीक है, अगला है टॉपिक जल शक्ति अभियान 2.0। तो अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस यानी 22 मार्च को होता है, ये भी याद रखिएगा। जल शक्ति अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत की गई और नवंबर 2021 के आखिर तक इसे जारी रखा जाना है। आमतौर पर मानसून के मौसम के दौरान मिट्टी और जल संरक्षण के उपाय किए जाते हैं। ऐसा करने के लिए अनुचित समय होता है। ठीक है, इसी में टॉप अगला है पॉइंट जल शक्ति अभियान। तो जल शक्ति अभियान को 1 जुलाई 2019 को प्रारंभ किया गया था। इस अभियान के तहत जल संकट से जूझ रहे देश के 256 जिलों को शामिल किया गया था। अगला है इसी में कैच द रेन प्रोग्राम, बारिश की बूंदें सहेजने का अभियान। 2020 में प्रधानमंत्री ने जल शक्ति अभियान के दौरान कैच द रेन की शुरुआत की। इस अभियान का लक्ष्य बारिश की बूंदों को सहेजना है तथा मानसून आने तक मनरेगा के फंड का इस्तेमाल वर्षा जल संरक्षण की दिशा में किया जाना है। अगला पॉइंट इसी में देश में वर्षा जल का जो बड़ा हिस्सा है वो बर्बाद हो जाता है, जो चिंता की बात है, क्योंकि रन ऑफ वाटर जो होता है वो फ्लो होके फ्लोटिंग से नदी नालों में जाता है। वो सोख नहीं पाती है मिट्टी, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि घर पक्के बनवा दिए, फर्श लगवा दी है, तो ऊपर से जो पानी आता है सीधे नाली, नाली से जो है घर के बाहर, बाहर से जो है सीधे नदी नाला तालाब में जाता है। ठीक है, तो उससे वाटर लेवल हमारा गिर रहा, खराब हो रहा है। इसीलिए जो है भूमिगत जल की जो निर्भरता है उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही है। इस माध्यम को करने से कैच द रेन अभियान की वजह से निर्भरता उस पर थोड़ा कम होगी और इसका जो लक्ष्य रखा गया है कैच द रेन का, तो जो 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक ये चलेगा। अगला है केन बेतवा लिंक परियोजना। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजनाएं, ठीक है, इसको जो है लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो नदियों को आपस जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान की प्रथम परियोजना है। अगला है टॉपिक इसी में केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्देश्य। तो उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा, उत्तर बुंदेलखंड में लगभग 8-9 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उनकी ये सुविधा है, उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश की केन नदी के अवशेष यानी कि जो अधिशेष जल है उसमें अधिक जल है, उस जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना है। ठीक है, अगला है पॉइंट नीट 2.0। फरवरी 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, यानी उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे, रमेश पोखरियाल निशंक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है, AICTE के सहयोग से प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक सहयोग यानी नीट का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 2.0 का उद्देश्य शिक्षा प्रौद्योगिकी में सार्वजनिक और निजी पहल को एक साथ लाना और ऑनलाइन शिक्षण को एक सामान्य मंच पर लाना है। गौरतलब है कि नीट के पहले संस्करण की घोषणा 2019 में की गई थी। अगला है पायलट पेयजल सर्वेक्षण। तो 16 फरवरी 21 को जल जीवन शहरी के अंतर्गत आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पायलट पेयजल सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य शहरों में उचित जल वितरण तथा अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की संभावना का पता लगाना तथा जल निकायों की मैपिंग करना है। अगला पॉइंट है गौरतलब है कि शुरुआत में यह सर्वेक्षण 10 शहरों जो कि हैं आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चिरू, कोच्चि, मदुरै, पटियाला, रोहतक, सूरत, कुंभलगढ़, ये इतने हैं, तुमकर। अगला है टॉपिक राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। तो 23 फरवरी 2021 को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय द्वारा संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन यानी कि NUDM का शुभारंभ किया गया। अगला पॉइंट इसी में गौरतलब है कि इस मिशन का जो उद्देश्य है, तो 2022 तक शहरों में तथा 2024 तक शहरों नगरों में शहरी शासन एवं सेवा वितरण के लिए एक नागरिक केंद्रित और इकोसिस्टम द्वारा संचालित दृष्टिकोण को साकार करने का कार्य करेगा। अगला है टॉपिक एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान।
तो 9 जनवरी 2021 को भाजपा के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन्होंने पश्चिम बंगाल में एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य अन्नदाताओं यानी किसानों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करना था और उनकी समस्याएं जानना और उन्हें नए कृषि कानून के बारे में अवगत कराना। ठीक है, इस अभियान के तहत पश्चिम बंगाल में होने वाले जो चुनाव थे, अब तो चुनाव हो भी गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य राज्य के 73 लाख किसानों के घर घर पहुंचना था। उल्लेखनीय है कि इस अभियान के तहत इकट्ठा अनाज से किसानों और गरीबों के लिए सामुदायिक रसोई में भोजन भी तैयार किया गया। ठीक है, अगला है गुलाब अभियान। तो नए कृषि जो कानून हैं, ठीक है, उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में प्रवासी भारतीय संगठन के समूह द ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव डायस्पोरा यानी कि GIPD ने 14 फरवरी 2021 को वैलेंटाइन दिवस के अवसर पर अमेरिका में गुलाब अभियान की शुरुआत की। ज्ञात है कि द ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव डायस्पोरा ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस नए कृषि कानून को वापस लेने का आग्रह करते हुए उन्हें ट्वीट कीजिए और उन्हें गुलाब दीजिए। अगला है पॉइंट टॉपिक सॉरी नायक मेजर खाथिंग सम्मानित। तो अरुणाचल के तवांग को भारतीय संघ के अधीन लाने वाले मेजर रालेंगनाओ बाब खातिंग को हाल ही में जो प्रमुख रक्षा हमारे अध्यक्ष हैं तीनों सेनाओं के, तो CDO इनको कहते हैं, तो जो बिपिन रावत, इन्होंने 2 मुख्यमंत्रियों जो केंद्रीय मंत्री व राज्यपाल की उपस्थिति में उनको सम्मानित किया। ओके, पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर यानी नेफा और अब अरुणाचल प्रदेश के सहायक राजनीतिक अधिकारी खाथिंग ने 1950 के दशक के शुरुआत में असम जो है ना, उसके तत्कालीन राज्यपाल जयरामदास दौलतराम के सीधे संपर्क में तवांग को भारतीय संघ के अधीन लाने के लिए साहसिक अभियान चलाया। अगला पॉइंट, मेजर खाथिंग मणिपुर के नगा थे, जिन्हें 17 जनवरी 1951 को दौलत राम ने असम के तेजपुर के पास चारीदुआर में असम राइफल्स के 200 जवानों व 600 पोर्टर के साथ तवांग कूच करने का आदेश दिया था। ठीक है, अगला है टॉपिक भारत सरकार ने योग को दिया स्पोर्ट का दर्जा। तो वर्ष 2020 में भारत सरकार ने दूसरे खेलों की ही तरह योग को एक जो प्रतियोगी खेल है यानी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के रूप में मान्यता दे दी है। अब बाकी खेलों की तरह योग के लिए भी प्रतियोगिताएं होंगी और खेलों में के रूप में मान्यता मिलने से इसमें प्रतियोगिता पैदा होगी। इससे दुनिया भर के लोगों में योग के प्रति रुचि बढ़ेगी। योगासन में खेलो इंडिया और यूनिवर्सिटी गेम्स में एक खेल के रूप में शामिल करने की योजना बनाई जा रही है और जल्दी ही इसे राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा भी बनाया जाएगा। अगला है शेतकारी संगठन। तो इसके बारे में बताते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट है, वर्तमान में दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कुछ संगठन ऐसे भी हैं जिन्होंने इस कानून का समर्थन भी किया है। इन संगठनों में शेतकारी संगठन भी था। ठीक है, तो संगठन का जन्म बताते हैं आपको। शेतकारी तो 1979 की बात है, जब प्याज की अच्छी कीमत मांग रहे किसानों ने पुणे नासिक हाईवे को जाम कर दिया था। इसी आंदोलन से किसान नेता शरद जोशी के नेतृत्व में शेतकारी संगठन का जन्म हुआ था। ठीक है, इस दौरान लोगों ने अपने प्याज को सड़कों पर फेंक दिया था। अगला है टॉपिक राजा सुहेलदेव स्मारक। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहराइच में राजा सुहेलदेव की याद में उनका स्मारक बन रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किया था। ठीक है, माना जाता है कि 11वीं सदी में महमूद गजनवी के भारत जो आक्रमण था उसमें उन्होंने उस वक्त सालार मसूद, ठीक है, सालार मसूद गाजी ने बहराइच पर आक्रमण किया, लेकिन वहाँ के जो राजा सुहेलदेव थे उनसे बुरी तरह पराजित हुआ और मारा गया। सालार मसूद गाजी की यह कहानी 14वीं सदी में अमीर खुसरो की किताब एजाज ए खुसरवी और उसके बाद 17वीं सदी में ठीक है, लिखी गई किताब मेरात ए मसूदी में मिलता है। लेकिन महमूद गजनवी के समकालीन इतिहासकारों ने न तो सोलार मसूद गाजी का जिक्र किया है, न तो राजा सुहेलदेव का, और न ही बहराइच का जिक्र किया है। 29 दिसंबर 2018 को नरेंद्र मोदी जी ने राजा सुहेलदेव की याद में एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।